हेलो दोस्तों, बीपीसी मस्ती अकाडमी में आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आज मैं लेके आया हूँ दोस्तों पार्ट 2 पाषाण काल से संबंधित बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न। आप पहला पार्ट 1 में देख चुके होंगे दोस्तों, अब उसी का पार्ट 2 है। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, है ना। उससे पहले आप सभी दोस्तों को आपको अंदर से उत्साहित, आपके अंदर पढ़ने के जुनून भर देगा एक मोटिवेशनल है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों। कहा जाता है कि उठो जागो और नींद त्यागो, आलस त्यागो, तब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए दोस्तों। उठो जागो और नींद त्यागो, आलस त्यागो, तब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। मत बैठो उदास, कोशिश कर, सफलता होगा तुम्हारे अपने पास दोस्तों, अपने पास। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटे को बगल में दबा लीजिए। उसके बाद आपको लाइक कर देना है दोस्तों, उसके बाद आपको शेयर कर देना है, ठीक है। पाषाण काल से संबंधित दूसरा पार्ट लाएंगे वीडियो, पाषाण काल से संबंधित जो है दूसरा पार्ट है दोस्तों, है ना। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ था, इस बात को याद रखिएगा कि मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया तो तांबा का प्रयोग किया। इस चरण में पत्थर एवं तांबे के उपकरण के साथ साथ प्रयोग किए जा रहे थे। पत्थर और तांबा का उपकरण दोनों का एक साथ में माने प्रयोग किया जा रहा था। इसी कारण इसे ताम्रपाषाणिक संस्कृति या कैथोलिक कल्चर भी कहा जाता है। कैथोलिक कल्चर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ताम्रपाषाणिक का अर्थ होता है पत्थर एवं तांबे का अवस्था प्रयोग, यानी ताम्रपाषाणिक का अर्थ होता है पत्थर और तांबे का दोनों मिला करके इसका उपयोग किया जा रहा था। भारत में ताम्रपाषाण युग की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिम महाराष्ट्र एवं दक्षिण पूर्वी भारत में पाई जाती है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अनेक पुरास्थल की खुदाई हुई थी दोस्तों। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में जैसे अहार, बालेथल, बागेर, औजियाना, गिलुंद, ये पूरा स्थल बनास घाटी में स्थित है। पूछेगा कि बनास घाटी में कौन कौन स्थित है तो आहार है, बालथल है, बागेर है, उजियाना है और गिलुंद है। बनास घाटी में स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बनास संस्कृति भी कहते हैं। कहता है आहार का प्राचीन नाम ताबंती है। क्या है? ताबवंती। इससे तांबे वाली जगह है। गिलकुन, बालतल, उजियाना घरों की चारदीवारी से घिरा है दोस्तों। आहार के पास गिलुंद मिट्टी इमारत बनी है। आहार के पास गिलुंद में मिट्टी की इमारत बनी, किंतु कहीं कहीं पक्की ईंट भी लगी हुई है। गिलुंद में तांबे के टुकड़े मिले। गिलुंद में क्या मिला? तांबा का टुकड़ा, याद रखिएगा। गिलुंद में तांबा का टुकड़ा। पूछेगा कि तांबा का टुकड़ा कहाँ मिला था? गिलुंद में। आहार संस्कृति यानी 2100 ईस्वी से 1500 ईस्वी के पूर्व ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों से भिन्न था दोस्तों, क्योंकि जहाँ दूसरे केंद्रों पर लाल काले लेप के मृदभांड बने हुए, मृदभांड बने थे लाल और काले लेप का। पूछेगा मृदभांड का रंग कैसा था तो लाल और काले था। यहीं इस लेप के ऊपर सफ़ेद रंग चित्रकारी से किया गया था। सफ़ेद रंग चित्रकारी से लोहित किया गया था। मृदभांड एवं नब्बा टोली प्रमुख स्थल है। लोहित मृदभांड परंपरा विशिष्ट रही है दोस्तों, याद रखिए। पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात बताते हैं तो मालवा और कायथा और एरन और नब्दा टोली प्रमुख स्थल है। पश्चिम मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरन, नब्दा टोली पश्चिमी मध्य प्रदेश में, जिसमें नब्दा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरस्थल है। नब्दा टोली में क्या है कि मध्य प्रदेश की जगह में पड़ता है नब्दा टोली, और ताम्रपाषाणिक यानी तांबा और पत्थर का प्रयोग हुआ था, जो खरगोन जिले में स्थित है। कहाँ? खरगोन जिले में। इसका उत्खनन H.D. संकालिया ने किया था। यहाँ से मिट्टी, बांस, फूस के बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिले। मैंने चौकोर घर भी मिला और वृत्ताकार घर भी मिला। यहाँ से मूल लाल काले रंग के ज्यामितीय आरेख से उन्नीत, तो वो मैंने उसी प्रकार से आधारित था दोस्तों। अगला कायथा संस्कृति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे भी क्वेश्चन बार बार आते हैं। जो हड़प्पा संस्कृति कनिष्ठ समकालीन है। इसके मृदभांड में कुछ
प्राक हड़प्पाई लक्षण दिखाई देते हैं। क्या? प्राक हड़प्पाई लक्षण दिखाई देते हैं। साथ ही इन पर हड़प्पाई प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है। कायथा संस्कृति पर हड़प्पा का प्रभाव बहुत अच्छा से दिखाई देता है दोस्तों, लक्षण दिखाई देते हैं। इस संस्कृति के लगभग 40 स्थितियाँ मालवा क्षेत्र प्राप्त हुआ, माने 40 गो बस्तियों की मालवा क्षेत्र प्राप्त हुआ। अत्यंत छोटी छोटी है, माने छोटा छोटा 40 को मिला बस्तियाँ। मालवा संस्कृति मृदभांडों के उत्कृष्ट के लिए जानी जाती है। अब आते हैं मालवा संस्कृति के बारे में पढ़ते हैं। तो मृदभांडों के उत्कृष्ट के लिए जाने जाते थे दोस्तों। मध्य प्रदेश के कायथा, एरन तथा पश्चिम महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद है। पश्चिमी महाराष्ट्र के प्रमुख पुरास्थल कौन कौन है? पश्चिमी महाराष्ट्र में याद रखिएगा तो अहमदनगर जिले के जोरवा, नेवास और दैमाबाद। देखिए जोरवा, नेवास और दैमाबाद। पुणे जिले में चंदोली, सोनगांव, इनामगांव, प्रकाश, नासिक, ये सभी पुरास्थल जोरवा संस्कृति के अंतर्गत आता है। 1400 ईस्वी से लेकर के 700 ईस्वी पूर्व के है अब तक के 200 जोरवे स्थलों में गोदावरी का दैमाबाद सबसे बड़ा स्थल है। 200 जोरवा जो स्थल मिला है सब गोदावरी का दैमाबाद सबसे बड़ा स्थल है। यहाँ लगभग 20 हेक्टेयर में फैला दोस्तों, जिसमें लगभग 4000 लोग रह सकते हैं। कितना? 20 हेक्टेयर में फैला है, 4000 लोग रह सकते हैं। निवास जोरवो संस्कृति से पटसन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है दोस्तों। टोटीदार पात्र परंपरा जोरवो संस्कृति की विशिष्ट पहचान है, याद रखिएगा। ये पूछेगा टोटीदार पात्र परंपरा जोरवो संस्कृति का विशिष्ट पहचान है, पूछेगा टोटीदार पात्र किस संस्कृति का विशिष्ट पहचान है? तो जोरवो संस्कृति का पहचान है। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति जोरवो संस्कृति के निवास दैमाबाद, चंदोली, इनामगांव आदि पुरास्थल में मृतकों का अस्थि कलश रखकर उत्तर से दक्षिण घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त होता है। आरंभिक ताम्रपाषाण अवस्था के इनामगांव स्थल पर चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं दोस्तों, याद रखिएगा। मैंने शुरुआत में ताम्रपाषाण अवस्था में इनाम गांव स्थल जो है चूल्हा सहित कच्ची मिट्टी का मकान भी मिला, गोलाकार गड्ढे वाला मकान भी मिला है इस अवस्था में, यानी 1300 से 1000 ईस्वी के आसपास देखा गया था, याद रखिएगा दोस्तों। इनाम गांव से है ना बड़े बड़े कच्ची मिट्टी का मकान मिला है, गोलाकार गड्ढे का मकान मिला है ना। कितना? 1300 से 1000 ईस्वी के आसपास में पूर्व में, है ना। 5 कमरों वाला एक मकान मिला, 5 कमरों वाला भी एक मकान मिला, जिसमें 4 कमरा आयताकार था, एक वृत्ताकार था। 4 कमरा क्या था? आयताकार, एक कमरा क्या था? वृत्ताकार था। इनाम गांव में 130 से अधिक एनसीईआरटी के अनुसार 100 से अधिक अनेक कब्र पाई गई है। यह बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। यह शिल्पी या पंसारी लोग पश्चिमी छोर पर रहते थे। शिल्पी या पंसारी माने शिल्पी बने कारागार माने कारीगर जो पश्चिमी छोर पर रहते थे, जबकि सरदार प्राय केंद्र स्थल पर रहते थे। यहाँ से अन्नगार का भी प्रमाण मिला है। पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती चिराद के अलावा पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के पांडु राजराज ढीबी बीरभूम जिले में महिषदल उल्लेखनीय ताम्रकालीन स्थल है। देखिए पूर्वी भारत कहेगा तो गंगा का तटवर्ती इलाका जो चिराद है दोस्तों वहाँ पे स्थित इसका, और पश्चिम बंगाल के आसपास कहा गया तो बर्धमान जिला जो है ना राजा ढीबी और बीरभूम जिले में इसका भी उल्लेख मैंने मिलता है। कुछ अन्नपुरा स्थल जहाँ खुदाई हुई वे बिहार में सेनवार, सोनपुर। अन्नपुरा स्थल खुदाई हुई बिहार के सेनवार, सोनपुर, ताराडीह, पूर्वी उत्तर प्रदेश के खैराडीह, नरहान, बिहार में है ना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रहने वाले लोगों को टोटी वाले जलपात्र या गोरीदार दस्तरिया की कटोरे बनाते थे। टोटी वाले जलेदार पानी जो निकालता है दोस्तों, है ना, ये सब चीज़ आपको मिला है। अब आते हैं दक्षिण पूर्वी राजस्थान के में पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिम महाराष्ट्र और अन्य रहने वाले ताम्रपाषाण युग लोग को मवेशी पालने और कृषि कार्य करते थे, याद रखिएगा। दक्षिण पूर्वी राजस्थान
और पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिम महाराष्ट्र और अन्य स्थान पर रहने वाले लोग मन ताम्रपाषाण युग में मन मवेशी कहने के मतलब है कि गाय भैंस को भी पाल करने का काम करते थे या कृषि करते थे। वे गाय भेड़ बकरी और भैंस रखते थे, हिरन का शिकार भी करते थे। यहाँ से ऊँट के अवशेष प्राप्त हुए, ऊँट का भी अवशेष प्राप्त हुआ है दोस्तों। मुख्य अनाज गेहूँ और चावल के अतिरिक्त बाजरे का भी खेती किया जाता था। गेहूँ चावल और बाजरे का भी खेती किया जाता था। ताम्रपाषाण युग के लोग शिल्प कर्म में निसंदेह बड़े दक्ष थे, यानी कारीगर में बहुत उत्तीर्ण थे, यानी बहुत तेज तरार थे दोस्तों। और पत्थर का काम भी अच्छा काम करते थे, जैसे कार्नेलियन, एस्टेटाइट, क्वार्टाज, क्रिस्टल जैसे आदि पत्थरों को गुटका भी बनाते थे। वे लोग कताई और बुनाई भी जानते थे, कताई और बुनाई भी जानते थे। कताई के मतलब, बुनाई के मतलब, कताई के मतलब जो सूत काटने वाला, क्योंकि मालवा में चरखे और तकलियाँ मिली है। चरखा भी मिला उस टाइम दोस्तों, आबाद रहे, तकलिया भी मिली है। महाराष्ट्र में कपास, सन और सेमेल की रुई से बने धागे भी मिले हैं। इनाम गांव में कुंभर में धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी, चूना बनाने वाले, खिलौने की मिट्टी मूर्ति, टेराकोटा वाले कारीगर भी दिखाई देते थे। इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिला है। इनाम गांव में जो पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा की प्रतिरूप है। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली से बनी मिट्टी के मृतिका यह सूचित करता है कि सार धार्मिक पर्थ का प्रतीक है। देखिए दोस्तों, इनाम गांव में मातृ देवी का प्रतीक मिला है, याद रखिएगा, है ना, प्रतिमा मिला है। मालवा राजस्थान में रूढ़ी शैली से निर्मित मिट्टी से भृषभ मृतिका यह सूचित करता है कि जो सार होता है ना, उसी का मट्टी से बना हुआ एक प्रतिमा मिला है। माने यह प्रतीत होता है कि धर्म के अनुसार मैंने इसका मन किया गया। पश्चिमी महाराष्ट्र के चंदौली और नेवासा बस्तियों में कुछ बच्चों के गले में तांबे के मन के हार पहनाकर उन्हें दफनाया गया था। पश्चिमी महाराष्ट्र की बात है, चंदौली नेवास में बच्चों के गले में तांबा का कुछ पहना करके, मैंने उसको हार बना करके उसको दफनाया गया था। जबकि अन्य बच्चों की कब्र के समान तौर पर कुछ बर्तन भी मिले, मैंने और कुछ बर्तन भी मिले साथ में। महाराष्ट्र के मृतक उत्तर पश्चिम दिशा में रखा जाता था, है ना। दक्षिण भारत में पूर्व, मैंने महाराष्ट्र के मृतकों को, महाराष्ट्र में जो मर जाता था उसको उत्तर से दक्षिण दिशा में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व से पश्चिम की दिशा में, अब पश्चिम भारत में लगभग संपूर्ण सावधान एक्सीडेंटल प्रचलित था दोस्तों। पूर्व से पश्चिम दिशा में भारत, दक्षिण भारत में समझिएगा, अब पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण सावधान को एक्सीडेंटल बरियल प्रचलित था। जबकि पूर्वी भारत में आंशिक सावधान फ्रैंक्शन बरियल चलता था। सबसे बड़ी निधि और मध्य प्रदेश के गुगेरिया से प्राप्त होता, गुगेरिया से प्राप्त होता। 424 तांबे के औजार और हथियार तथा 102 चांदी के पत्थर भी मिले हैं। कायथ के एक घर में तांबे के 28 कंगन, कायथ का एक घर में तांबे के 28 कंगन का भी प्रमाण मिला। दो अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ी पाई गई। इसी स्थान में एस्टेटाइट और कार्नेलिया जैसे कीमती पत्थर गोलियों के हार पात्र में जमा पाए हैं। गंगेश्वर स्थल राजस्थान में खेतरी ताम्र मिट्टी के सीकर झुंझुनू क्षेत्र के तांबे के समृद्ध खदान के निकट है। दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी, पिकलिहाल, संगनकल्लू, मस्की, हल्लूर आदि युगीन बस्तियों के साक्ष्य मिले दोस्तों। दक्षिण भारत में कृषि की अपेक्षा चरवाह का अधिक प्रभाव मिला। भारत में सर्वप्रथम 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के रूप में नियुक्त किया गया। 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया गया। 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रित कर जॉन मार्शल इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया। 1902 में बात है, जॉन मार्शल को कार्यभार ग्रहण किया गया दोस्तों। अब आते हैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको हमेशा प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, है ना। रॉबर्ट बुश फ्रूट थे, क्या थे, याद रखिएगा। ये थे
भूगर्भिक और पुरातात्विक विद्वान थे दोनों। ठीक है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रुटफुट ब्रिटिश भूगर्भिक एवं पुरातात्विक थे दोस्तों। जियोलॉजिकल सर्वे के संबंध में रॉबर्ट ब्रुटफुट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के लिए अन्वेषण की शुरुआत की। और इसे प्रश्न उत्तर कौन सा, ये और भी दोनों सही होगा। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री पाषाण काल और लौह युग की त्रिगुणीय विभाजन किसने किया था? तो थॉमसन ने किया था। कौन किया था? थॉमसन ने किया था। इसका विश्लेषण है डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818-1820 के एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण काल और लौह युग त्रिगुणीय विभाजन क्रिश्चियन जॉनसन थॉमसन ने किया। यद्यपि थॉमसन ने 1836 में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय के वस्तु विवरण प्रकाशित किया गया है। उत्खनन प्रमाण के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? तो याद रखिएगा मध्य पाषाण काल में हुआ था। कब हुआ था? मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने के लगते हैं। ऐसे पशुपालन साक्ष्य भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश और बागेर भीलवाड़ा राजस्थान में स्थित है। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं वह स्थान है आदमगढ़। वह स्थान क्या है? आदमगढ़ है। निम्नलिखित में किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा ये हड्डी मधदा और सराह नायर नहर से है। मध्यकालीन महदहा जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, बड़ी मात्रा में हड्डी और सींग के निर्मित उपकरण प्राप्त हुआ दोस्तों। आर शर्मा और मधा में 3 क्षेत्र का उल्लेख करते हैं जो झील के क्षेत्र है बुचर खाना, संकुल क्षेत्र, कब्रिस्तान के निवास क्षेत्र में बटा था। बुचर खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण आभूषण बड़े बड़े पैमाने पाए गए। सराय नहर राज से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो याद रखिएगा प्राप्त हुआ दोस्तों सराय नहर और मदहा से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले। तो याद रखिएगा दमदम्मा से मिला। कहां से? दमदम्मा से। मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नहर राय या महदहा तथा दमदम्मा का उत्खनन हुआ था। दमदम्मा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिम तथा मध्यवर्ती क्षेत्र में कुल मिलाकर 41 कंकाल सावधान प्राप्त हुए। इन सावधानों में 5 सावधान युग्म समाधान है और 1 सावधान 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए हैं दोस्तों। शेष सावधान एक दूसरे कंकाल से भिन्न हैं, मिलते हैं। खदान की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था कब? नवपाषाण काल में। कब हुआ? नवपाषाण काल में। याद रखिएगा खदान कृषि किस काल में? नवपाषाण काल में। खदानों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला? तो याद रखिएगा नर्मदा घाटी से मिला। कहाँ से? नर्मदा घाटी से मिला। इस बात को नोट कर लीजिएगा दोस्तों। भारत में मानव सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र से हथनौरा कहाँ पड़ता है? होशंगाबाद नामक पूरा स्थल से प्राप्त होता है। इसकी खोज पुरातात्विक अरुण सोनकिया ने किया था 5 सितंबर 1982 को। प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ? तो याद रखिएगा नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? तो जौ था दोस्तों। कौन था? जौ। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपयोग किया गया था। गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई, जई अनाज जैसे पौधे विभिन्न जंगली घासों के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ 8000 ईस्वी पूर्व के आसपास भूमध्य सागर और ईरान के आसपास में उगाया गया था, स्थित था दोस्तों। और पश्चिमी एशिया देश के मानव द्वारा उगाया गया था। लगभग इन्हें 8000 ईस्वी पूर्व आसपास गेहूं का भी उगाया गया था। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लहुरा देव से। कब ना? लहुरा देव से।
नवीनतम खोज के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में लहुरा देव है। यहाँ 9000 ईस्वी से 7000 ईस्वी तक के बीच चावल के साक्ष्य मिले। 9000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 7000 ईस्वी पूर्व तक के चावल के साक्ष्य मिले हैं। इस नवीनतम खोज से पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थान मेहरगढ़ प्राचीनतम है। अब मेहरगढ़ पड़ता कहाँ है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है दोस्तों। यहाँ लगभग 7000 ईस्वी पूर्व गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कुलडीहवा इलाहाबाद जिले के बेलन नदी घाटी तट पर स्थित है। 6500 ईस्वी पूर्व चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता है कि, है ना, आगे देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला? तो याद रखिए मेहरगढ़ से मिला। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको 20,000 क्वेश्चन से प्लस आपको रिवाइज करने का मौका मिलेगा। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में किस स्थान पर कृषि का उदय प्रारंभिक मिला? तो याद रखिएगा दोस्तों, कृषि का मेहरगढ़ से मिला। कहाँ से? मेहरगढ़ से मिला। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो याद रखिएगा मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। उस स्थल का नाम बताया जहाँ प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो कहाँ से प्रमाण मिला? मेहर से प्रमाण मिला है। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्ची मैदान स्थित मेहर जिले से मिला, जिसकी प्रमाणिक स्थिति 7वीं ईस्वी पूर्व, जबकि किले गुल मोहम्मद कालीबंगा के प्राचीनतम 4000 ईस्वी 3500 ईस्वी के विकल्प, है ना, दिया गया है। निम्नलिखित में किस स्थानों पर मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो बागेर में मिले हैं। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ स्थल राजस्थान भिलवाड़ा जिले के स्थित बागेर में मिलते हैं। निम्नलिखित में किसको चालकोलिथ युग भी कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथ युग या कैथोलिक युग भी कहा जाता है दोस्तों। निम्नलिखित में किस पुरास्थल में पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक संस्कृति का अवशेष प्राप्त हुआ? तो याद रखिए मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। इस बात को नोट कर लीजिएगा। बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पुरास्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के अवशेष प्राप्त हुआ है। नब्टाटोली का उत्खनन किसने किया था दोस्तों? याद रखिएगा HD संकालिया ने किया था। नब्टाटोली मध्य प्रदेश का उत्खनन ढक्कन कॉलेज और पूना के प्रोफेसर HD संकालिया ने कराया था। यह महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणिक ग्राम स्थल है, जिसकी 1600 से 1300 मध्य निर्धारित किया गया था। नब्टाटोली किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ? मध्य प्रदेश में स्थित है। वृत्तपाषण स्मारक की पहचान किया गया था तो मृतकों को दफनाने के रूप में किया गया था। नवपाषाण युग दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियां तथा दफनाने की परंपरा विद्यमान था दोस्तों। दक्षिण भारत में समाधियों को जो विशाल पाषाण खंड से निर्मित है वृद्ध पाषाण या मंगोलिथ मेगालिथ के नाम से जाना जाता था। इनके विभिन्न प्रकार के जैसे शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, कैन सर्किल, डोलमेन अम्ब्रेला स्टोन कंदराय स्थित है। राग का टीला नवपाषाण काल से स्थित है। तो याद रखिए इसका दोस्तों संगन कल्लू से संबंधित है। कर्नाटक के मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगन कल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल राग के टीले प्राप्त है। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं को शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, याद रखिएगा।
मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विभिन्न रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया। हाथी, सांभर, हिरन आदि के चित्र हैं। लगभग 700 स्थलियों की पहचान की जा चुकी है। कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका गुफाएं है अब्दुल्लागंज, रायसेन में। भारत के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुआ? तो भीमबेटका में प्राप्त हुआ। किसमें? भीमबेटका में। निम्नलिखित में किस भारतीय पुरातत्व ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और शैल चित्र को प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा था? तो BS कांकर ने किया था। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला श्रेष्ठ उदाहरण है दोस्तों। इसका खोज 1957 में BS कांकर ने की थी। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल को विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। गैरिक मृदभांड का नामकरण हुआ था? तो हस्तिनापुर में हुआ था दोस्तों। गंगा यमुना दोआब की संस्कृति परंपरा संभवतः उस संस्कृति से साथ शुरुआत होती है। अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गेरुवर्णी गैरिक मृदभांड कहा जाता है। BB लाल ने 1951 में हस्तिनापुर में सर्वप्रथम गैरिक मृदभांड प्राप्त किया और वहीं इसका नामकरण किया। ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर से फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे, तो उत्तर से दक्षिण के रखकर दफनाते थे। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति जोरवे संस्कृति के निवासा दैमाबाद, कोठे, चंदौली, नामगांव आदि प्रस्थल में घरों से मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थित घर के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साथ मिले। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ बस्तियां रखी जाती थी। निम्नलिखित में किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल का भी सावधान प्राप्त हुआ? तो बुर्ज होम में प्राप्त हुआ। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर निकट उत्तर पश्चिम बुर्ज होम से नवपाषाणकालीन अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते कंकाल भी सावधान प्राप्त हुआ था दोस्तों। गड्ढे वाला घर भी विशेषता था यहाँ। निम्नलिखित में किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो बुर्ज होम में मिला है। कहाँ? बुर्ज होम में मिला है। गर्दावास के प्रमुख साक्ष्य कहाँ से मिला? तो बुर्ज होम से मिला है दोस्तों। विंध्य क्षेत्र में किस शिला से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले? तो याद रखिए लिखैया से मिला। लिखैया से मिला है। डॉक्टर JN पांडे पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य उल्लेखनीय लिखैया शिलाश्रय संख्या 1 मध्य पाषाण लघु पाषाण उपकरणों का अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं दोस्तों, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में, कुछ क्षत विक्षत की अवस्था में हैं। अमेरिका के ओरेगोन विश्वविद्यालय के जॉन और लुकास के अनुसार लिखैया में 27 मानव कंकाल का अस्थियां मिला है। दीजिए कथन अभिनव एक और दूसरों को कारण क्या है समझना है। विंध्य क्षेत्र के पाषाण युग लोग नूतन भूतल काले अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। ये बात सही है दोस्तों। जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल का चरम था, यानी शुष्कता चरण था। ये दोनों सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ये नंबर। क्या हो जाएगा? ये नंबर। ये और दोनों सही करता है। GR शर्मा ने सराय नहर राय में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों के गंगा घाटी क्षेत्र का प्रवास किया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किसका संलग्न कार्य है? तो संस्कृति का है। संस्कृति का। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन के विभाग है दोस्तों, याद रखिएगा। भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम 1814 से 1893 में एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियरिंग के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। उन्हें भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भोपाल में स्थित है। कहाँ? भोपाल में स्थित है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है। भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत सरकार द्वारा संस्कृति विभाग के अंतर्गत यह संगठन है। याद रखिएगा दोस्तों, इसको 1-2 बार आप देख लीजिएगा।
जितना बार आप देखिएगा उतना बार आपको दिमाग में सेट हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक यू।